Assalamu alaikum. Welcome to another episode of podcast powered by Digital Dost. This is your host Joseph Ali Khan, and today the guest we have on board with us is a very famous person in fashion industries. She is a fashion consultant, chief visionary officer at Studio Tehseen. Ma'am Tehseen Mannan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जोसेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का इस पॉडकास्ट पे। आपका बहुत शुक्रिया मैम आने के लिए। नहीं है आपकी मैंने कुछ पॉडकास्ट्स देखी हैं पहले, बिकॉज आई वाज मैं देख रहा था कि मुझे क्या क्या पूछना चाहिए और किस तरह से HR साहब के साथ, हसन रजा साहब के साथ आपकी पॉडकास्ट जो थी वो मैंने देखी थी, एंड आई हैव टुक सम नोट्स फ्रॉम इट। आपके करियर के शुरू से बात करते हैं। NCA से आप पढ़ी हैं, NCA से ग्रेजुएट हैं आप। बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ थी NCA में पढ़ना? कोई पैशन था आपको फैशन डिज़ाइनर बनने का, या जैसे चलता गया बनते गए? अच्छा, बेसिकली पैशन ही कह लें इसको। मुझे शुरू से ही पता था कि आई एम गोइंग टू बी अ डिज़ाइनर। मेरे फादर भी NCA से ही पढ़े हुए थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आगे क्योंकि मेरे अंदर पहले ये चीज़ें थी, ड्राइंग करना और उनको देखना, उनका काम देखना। तो आई न्यू कि या तो मैंने फ़ाइन आर्टिस्ट बनना है या मैंने डिज़ाइनर बनना है। बट व्हेन आई गॉट इनटू NCA तो मुझे लगा कि टेक्सटाइल्स इज़ द फील्ड जिसका बहुत अच्छा स्कोप है। सो मैंने वो फील्ड ली एंड आई ग्रेजुएटेड इन टेक्सटाइल्स। और फिर उसके बाद आई वर्क विद डिफरेंट सेक्टर्स इन टेक्सटाइल्स, लाइक होम फैशंस के साथ मैंने काम किया। आई वर्क विद अ फ्यू NGOs, आई वर्क विद USAID एज वेल। Then I work with some very high profile brands as well. मैं brands के नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, but ये कि I work with them. Endorsement ना हो जाए? हाँ, क्यों? पूरे कोई 14 साल I worked with them, and then I thought कि maybe it's the time कि I should start my own venture. और back of the mind मेरे था भी कि एक certain experience जब आपका हो जाता है ना, तो you should think of starting something for yourself. क्योंकि when you're working with other organizations आप कभी भी उस काम का क्रेडिट नहीं ले सकते। क्योंकि स्पेशली when it comes to a designer, आपको कभी पता होता है कि ये ब्रांड है तो इसके पीछे जो डिज़ाइनर है उसका क्या नाम है। लाइक आपको कोई डिज़ाइन बड़ा पसंद आता है तो आप कहेंगे कि ये इस ब्रांड का डिज़ाइन है। यू वुड नेवर से कि ये इस डिज़ाइनर का डिज़ाइन है। बिल्कुल। तो when you're working with your own brand, जब आप अपना शुरू करते हैं तो आप बड़ा प्राउडली अपने डिज़ाइन को अपना डिज़ाइन कह सकते हैं। एंड आई थिंक सेटिस्फेक्शन भी होती है, आपको खुशी भी मिलती है। मे बी उस तरह की लमसम अमाउंट आप नहीं कमा रहे होते क्योंकि चैलेंजेस के साथ आता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो हमेशा इट कम्स विद चैलेंजेस, बट एक जो खुशी होती है ना, एक जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है, वो उसी वक्त आती है जब आप अपने काम को अपना काम कह सकते हैं। तो मेरा तो पैशन था पहले भी, क्योंकि आई टोल्ड यू कि मैंने कुछ NGOs के साथ काम किया जिसमें वी ट्रेंड होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स जो हाथ से काम करती हैं, कढ़ाइयाँ वगैरह करती हैं। सो मुझे बड़ा मज़ा आया जब मैंने काम किया। तो आई न्यू कि अगर मैंने फ्यूचर में काम करना है तो मैं कुछ क्राफ्ट्स के साथ ही स्टार्ट करूँगी और सस्टेनेबल फैशन के साथ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब कुछ। तो मुझे ये था कि हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने टेक्सटाइल्स में काम किया। आई नो कि कितना केमिकल यूज़ होता है, कितना केमिकल यूज़ होता है और कितना हमारी फ़िज़ा में छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्हेन आई स्टार्टेड स्टूडियो तहसीन, आई स्टार्टेड वर्किंग विद क्राफ्ट्समैन। एक तो हमारी क्राफ्ट्समैन इंडस्ट्री भी ख़त्म होती जा रही है क्योंकि आप सारा कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है, आप मशीनरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। आपकी जो फर्स्ट जॉब थी आफ्टर ग्रेजुएशन, जो आपकी फर्स्ट जॉब थी वो क्या थी और कितनी डिफ़िकल्टीज थी उसको करने में? क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी उसके अंदर? जाहिर बात है आप एक फ्रेश ग्रेड हैं और आप इंडस्ट्री में आए हैं, आप पढ़ कर आए हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, पढ़ा है जो कुछ है। अच्छा, मुझे जो फर्स्ट जॉब ऑफर हुई थी ना वो मेरे थीसिस पे हो गई थी। मतलब थीसिस होता भी है कि बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं NCA के थीसिस पे, और आपको अगर उनका काम पसंद आता है तो वो आपको जॉब ऑफ़र कर देते हैं। तो मुझे फ़र्स्ट जॉब वहीं पे ऑफ़र हो गई थी, तो मुझे उसके लिए कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े थे। सेकेंडली, एक अगर NCA का ग्रेजुएट होता है ना तो उसको बड़े पर्क्स भी मिल रहे होते हैं नाम की वजह से। बिल्कुल। और उस टाइम पे, अब तो खैर थोड़े से और भी इंस्टीट्यूशन थोड़े से आगे आ गए हैं, बट स्टिल मैं कहती हूँ कि उसकी जो जगह है ना वो अपनी जगह पर है।
अच्छा, आपने भी बात की कि जो एनसीए का ग्रेजुएट होता है उसको पर्क्स मिलते हैं, उसके लिए पर्क्स होते हैं। जिस तरह से अभी और भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग करवाती हैं, और आपकी उसी पॉडकास्ट के अंदर मैंने सुना था, आप ही कह रही थी कि जी बीएनयू और पीआईएफटी और ये प्रिविलेज्ड कह सकते हैं आप उनको। तो क्यों इतना फोकस दूसरी यूनिवर्सिटीज़, छोटे इदारों पर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि मतलब तो हमें काम से है, अच्छी चीज़ से है, ना कि अच्छे नाम से है। देखिए एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस, अब जो एनसीए जो है वो तो मेयर स्कूल ऑफ आर्ट्स होता था पहले, मतलब वो तो पार्टीशन के टाइम से है। अब जहाँ पे वो पहुँच चुका है, जो नई, जैसे आप कहेंगे कि हमारे जो इंसेस्टर्स हैं शायद हम कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और जेन जी जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं वहाँ पे पहुँच सकती ना। मतलब वो कॉन्सेप्चुलाइज भी नहीं कर सकती उस चीज़ को जो उन्होंने सीखा हुआ है, जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने वहाँ पर डाला है। बेसिकली उनका जो एक्सपीरियंस था, जो शुरू से वो एक तरह से उस इंस्टीट्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब होता गया। नए इंस्टीट्यूशंस तो नहीं वो ला सकते ना, नए इंस्टीट्यूशंस में वो चीज़ उस तरह से नहीं आ सकती। अब एनसीए की एक हेरिटेज है, उसका एक कल्चर है, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस तरह कोई किसी छोटी जगह से, किसी छोटे इदारे से एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर आता है, उसके आइडियाज़ भी अच्छे होते हैं, उसके डिज़ाइंस भी आउट क्लास होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं, मतलब उसमें पोटेंशियल होता है कि ही कैन बी और शी कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया जाता? आई थिंक देखें, अगर आप मेरी बात करते हैं, मैंने बड़े लोगों को हायर भी किया है, क्योंकि मैं बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे रही हूँ, काफ़ी हाई मैनेजरियल पोस्ट पे रही हूँ, डिपार्टमेंट्स को रन करती रही हूँ। मैंने इंस्टीट्यूशन को इतना ज़्यादा नहीं देखा जितना मैंने टैलेंट को देखा। क्या होता है कि हम जब जॉब पोस्ट करते हैं ना, तो हम उसके अंदर ही डाल देते हैं कि प्रेफरेबली एनसीए, बीएनयू या पीआईएफटी से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उन इंस्टीट्यूट्स के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, उनकी ग्रूमिंग डिफरेंट होती है, और उनको जो पढ़ाया गया है वो शायद छोटे इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाया गया, रिगार्डलेस कि बंदे के अपने अंदर इतना टैलेंट हो कि वो शायद नहीं जा सका उन इंस्टीट्यूट्स में क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, बट उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखा सकता है। तो मेरा तो हमेशा ये क्राइटेरिया होता था कि आपको देखना चाहिए कि इस बंदे के अंदर कितना टैलेंट है, कितना काम कर सकता है, और वी यूज़ टू टेक टेस्ट एज वेल। तो आई थिंक उसकी बेसिस पे करना नहीं चाहिए, बट अगेन स्टीरियोटिपिकल एक हमारा वो होता है ना, एक माइंडसेट होता है कि यू हैव टू गो विद दिस, तो हम उसी के साथ चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में बड़े कम चेंजेस आते हैं इस तरह के कि आपको लगे कि हाँ आपको और भी लोगों को आगे आने देना चाहिए, एक लॉबी बनी हुई होती है, एक वो होता है। तो बट ये कि आई थिंक माइंडसेट्स नीड्स टू बी चेंज्ड, उनको करना चाहिए, और आगे दूसरों को भी आने देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप देख लें पॉलिटिक्स कहीं पर भी खेली जाती है, क्या आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा है? ओह बहुत ज़्यादा ये क्या सवाल किया आपने पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होती वैसे, हर इंडस्ट्री में होती है पॉलिटिक्स, और जिस इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगी इस पॉलिटिक्स को प्लीज? देखें, एक तो होता है ना कि फ़र्ज़ करें एक डिज़ाइन है, मैंने डिज़ाइन बनवा दिया, मैंने उसकी सैम्पलिंग करवा दी, मैंने वो आगे फॉरवर्ड कर दिया, प्रोडक्शन में चला गया, प्रोडक्शन को हमने टाइमलाइन दे दी कि दिस इज़ द टाइमलाइन, यू हैव टू लॉन्च दिस डिज़ाइन विद इन दिस टाइमलाइन। क्योंकि हमने प्लान किया हुआ होता है कि हमारी ये टाइमलाइन होगी, और हमने इसके ऊपर, क्योंकि हम सीज़न बेसिस पे चल रहे होते हैं ना, हम एडवांस में सारा कुछ प्लान कर रहे होते हैं। ये डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होता है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ से स्टार्ट हो रही है। Exactly. ठीक है, अब हमने चीज़ आगे फॉरवर्ड कर दी। अब प्रोडक्शन में भी बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्शन में आगे आपकी सैम्पलिंग आ जाती है, उसमें आपकी एम्ब्रॉयडरी आ जाती है, उसमें आपकी काफ़ी कुछ, मतलब ट्रेसिंग, डिज़ाइन की ट्रेसिंग और ये सब कुछ आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाते, टाइम पर नहीं हो पाता। अब क्या होता है कि उस पर फिर मतलब एक दूसरे को ये कहा जाता है कि प्लीज़ मतलब आप हमें बैक कर लें, या आप हमें बचा लें यहाँ से। ये किस तरह से होता है? ये बस आपस में बात करके होता है, कनेक्शंस के थ्रू। कनेक्शंस के थ्रू होता है। तो हर तरह की पॉलिटिक्स होती है। आपके साथ हुए कभी?
मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है और मैंने बहुत दफ़ा रिज़ाइन किया है इस चक्कर में क्योंकि मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कभी कनेक्शन की बेसिस पे मैंने कभी किसी को फेवर्स नहीं दिया। तो टॉक्सिक बॉस मिले हैं कहीं पर किसी भी जगह पर, हाँ बिल्कुल मिले। उनको किस तरह से डील किया आपने? देखिए, एक होता है कि आपका टॉलरेट करने का एक लेवल होता है, ठीक है, तो एक तो हद तक आप कर सकते हैं, बट बीइंग अ वुमन अगर आपको कोई ऐसा बता जो कि अनफेयर है, देखिए अगर कोई सही कह रहा है ना, अगर मुझे कोई सही क्रिटिक कर रहा है मेरे ऊपर, आई वुड अप्रिशिएट दैट, मुझे वो अच्छा लगेगा क्योंकि हम लर्न करने के लिए जाते हैं ना हर जगह। बट अगर कोई ऐसा है जो कि अनफेयर है और वो गलत बात करे तो मैं फिर एक लेवल तक उसको बर्दाश्त करती हूँ, देन ऑब्वियसली रिजाइन कर यू देती कैन वॉक आउट। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि यू शुड वॉक आउट। आपको कभी भी अपनी डिग्निटी पे, कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड मे बी दैट्स द रीज़न कि मैं जहाँ से भी निकली हूँ मैं कभी किसी बुरे उस पर मैंने नहीं किया, मतलब लड़ाई करके मैंने कहीं से कभी रेजिग्नेशन नहीं दिया। मैं बड़ी खामोशी से करके और निकलती थी, और कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मेरे बुरे टर्म्स नहीं हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता। देखिए, इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, बिल्कुल, यू नेवर नो कि किससे आपके दोबारा से सामना हो आप जाए। टकरा जाएं आप ऐसा ही दोबारा है। किसी से। तो हमेशा आपको अच्छे बेसिस पे, अच्छे नोट्स पे किसी भी कंपनी को गुड बाय कहना चाहिए, ताकि अगर दोबारा आपका कभी उनके साथ रब्ता हो तो ऐसा ना हो कि आपके बुरे लफ्ज़ों में याद किया जाए। तो आई वुड से कि मैंने जहाँ से भी अभी तक, शायद मैं पहली जिस जगह पे मैंने जॉब की थी वहाँ से भी लोगों से मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। अच्छा, बीइंग अ वुमन, कंजर्वेटिव सोसाइटी और इस तरह के लोगों से जो बैकलैश और क्रिटिसिज्म आपको उसका जो सामना करना पड़ता है, फिर उसके बावजूद अपनी आप जो है वो क्रिएटिव फ्रीडम के साथ किस तरह से काम कर लेती हैं उस बैकलैश के बावजूद? मुझे लगता है अब तो ज़माना काफ़ी बदल गया है, अब अच्छा। इतना ज़्यादा नहीं होता। अब तो एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई है विमेन की इंडस्ट्री के अंदर। और मेरा कुछ बैकग्राउंड ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अपने फादर एनसीए से थे, मेरे हस्बैंड एनसीए से हैं। ओके। तो हम लोगों का तो पूरा वो और मेरी फैमिली जो है, इट्स अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, तो एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। तो मुझे उस तरह से ऐसा इशू नहीं हुआ। और फिर वही चीज़ कि आप जब आगे जाते हैं, आप बढ़ते जाते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, देखिए चैलेंजेस हर जगह होते हैं। एग्जैक्टली। फर्स्ट जॉब में आपको जो चैलेंजेस होते हैं वो आप वहाँ से सीख के निकलते हैं, आपको सेकंड जॉब में वो वाले चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते। औरतों को थोड़ा सा डिसरिगार्ड किया जाता है हमारे यहाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, मर्दों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि फीमेल को जॉब्स मिल रही होती हैं, मेल्स को नहीं मिल रही होती। दे प्रेफर फीमेल्स। आई थिंक कुछ सेक्टर्स में, जैसे अगर डिज़ाइनर है तो मे बी दे वुड प्रेफर अ फीमेल डिज़ाइनर, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ सकती है, उसकी कलर एस्थेटिक्स, और क्योंकि वो खुद पहन रही होती है वो चीज़, तो वो उसको जब देखती है किसी और डिज़ाइन को तो शी कैन विजुअलाइज कि ये डिज़ाइन में पहनूंगी तो कैसा लगेगा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पर है, बट अगेन ये भी एक शायद माइंडसेट है। मुझे लगता है कि मेन डिज़ाइनर्स आर इक्वली बेटर जितने, बट ये कि शायद आप अगर एनसीए के देख लें, पीआईएफडी में देख लें, मेल डिज़ाइनर्स कम होते हैं। एनसीए में तो मेल डिज़ाइनर्स कम होते हैं, फीमेल डिज़ाइनर्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं टेक्सटाइल्स में जो निकलती हैं। पीआईएफडी का थोड़ा सा मेरा ख्याल है वहाँ पे कि वहाँ पे मेल डिज़ाइनर्स भी होते हैं, फीमेल डिज़ाइनर्स भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा। आपका इंस्टाग्राम पेज देखा मैंने, स्टूडियो तहसीन जी जो है आपका, तो काफ़ी बड़े नामों के साथ आपने काम किया है। रेशम जी के जी, साथ मैं रेशम जी। देख रहा था। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट जो है वो नज़र आता है सबको और उनको लगता है कि हाँ दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। इट्स अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो कि हर्बल डाइस से बनी है। उसका फैब्रिक बहुत प्रीमियम होता है क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। एनवायरनमेंट पे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बिल्कुल जाता नहीं, इसका? 100% केमिकल फ्री हम लोग काम कर रहे हैं। उस वजह से थोड़ा सा ज़ाहिर प्राइस कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है क्योंकि इट फॉल्स इनटू स्लो फैशन, वो फास्ट फैशन नहीं है। तो बेसिकली आई एम वर्किंग विद द पीपल जो कि बहुत ही उस तरह के एरियाज़ में रहते हैं, हु आर स्ट्रगलिंग टू जनरेट इनकम। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों के साथ काम करूं, क्योंकि क्राफ्ट इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की ख़त्म होती जा रही है और वाकई वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो लोग रहते भी ऐसे एरियाज़ में, लाइक सिंध में बहुत सारे लोग रहते हैं और सिंध के भी दूर दराज इलाकों में, गाँव में रहते हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ। फिर भावलपुर में हैं कुछ लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ। तो वो
विलेजेस से निकलते हैं वो लोग, उनके पास स्किल्स होते हैं, उनको कलर सेंस का नहीं इतना पता होता, उनकी इतनी डिज़ाइन सेंस नहीं होती, तो उनको ट्रेन करना होता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये करने में। जो कंज्यूमर ट्रस्ट होता है, जो आपके कस्टमर्स हैं, मतलब कंज्यूमर ट्रस्ट को बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मजबूत करने के लिए कि आपके पास दोबारा भी ऑर्डर आए वहाँ से? अच्छा देखें, उसके लिए फिर ये कि हर ब्रांड की एक स्टोरी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी बात करूं किसी से, मैं खुद कस्टमर्स से बात करती हूँ। मैंने और लोगों को भी ट्राई किया बीच में उसमें वो करने के लिए, बट कोई उस तरह से बता नहीं पाता है स्टोरी जो मैं बता पाती हूँ, Because you are क्योंकि मैं उसके अंदर इतना डीप रिसर्च किया हुआ है उसके अंदर कि मुझे एक एक चीज़ का पता है, मुझे एक एक प्रोसेस का पता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं बात करती हूँ ना, तो इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। एक कनेक्शन बिल्ड होता है आपका कस्टमर के साथ, और कस्टमर के साथ कनेक्शन बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मेरी चीज़ होगी मैं उसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। एग्जैक्टली। सेकेंडली, दे डोंट बाय क्लोथ्स, दे बाय स्टोरीज। क्योंकि जब आप उनको नज़र आता है कि हाँ ये हमारी हेरिटेज है, हाँ ये एक इतना पुराना क्राफ्ट है जो कि मैं रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मैं उसको इन्हेंस कर देती हूँ गोटे से, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी से, तो वो लोगों को बड़ा अपील करता है। अभी इंट्रो के अंदर भी हमने बताया और आपके लिंक्डइन के बायो में भी लिखा हुआ है चीफ विजनरी ऑफिसर। तो आप तो सीईओ हैं, तो आपने सीवीओ, ये चीफ विजनरी ऑफिसर, ये टर्म खुद बनाई, इसके पीछे क्या स्टोरी है? अच्छा, इसके पीछे ये स्टोरी है कि ये ब्रांड जो है ना, इट्स अ विजन। ओके। ये मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि मैं अगर काम करूँगी क्राफ्ट्समैन इंडस्ट्री के साथ, तो मैं इस तरह से करूँगी काम, इस तरह का ब्रांड होगा। मैं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी कि मैं सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैं कहीं मशीन एम्ब्रॉयडरी डाल दूँ या कोई मशीन प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड कर दूँ, कोई केमिकल डाल दूँ, किसी को क्या पता चलेगा। बट आई एम वेरी ऑनेस्ट विद इट। ओके। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अ ब्रांड, इट्स एन एम्बिशन। वो एक पैशन है जो कि उन लोगों के लिए भी काम करता है जो कि एक स्ट्रगलिंग क्लास है, और उनको पता ही नहीं है कि अगला हमारे घर में चूल्हा जलना है कि नहीं जलना अगली दफ़ा, मतलब लाइक रात को। तो मुझे मज़ा आता है उन लोगों के साथ काम करने का, और मैं कभी भी मैंने मार्जिनस के ऊपर नहीं देखा कि मुझे इतना मार्जिन रखना है इस चीज़ के अंदर, इतना। मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों को इसमें फ़ायदा होना चाहिए। उनकी प्राइसेस मैं खुद फिक्स करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, इतनी मेहनत ये लोग कर रहे होते हैं, बट उनको ना कॉस्टिंग नहीं करनी आती। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए आई हैव ट्रेन्ड सच पीपल कि कैसे आप लोगों ने काम करना है, किस तरह से आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स रखने हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सस्ते से सस्ती चीज़ ना बनवाऊँ, मैं चीज़ जैसी भी बनवाऊँ उनके उसमें उनका फ़ायदा भी होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत हो रहा है अगर वैसे देखा जाए। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि ग्रोथ भी थोड़ी स्लो है, क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कहीं पे। एंड क्योंकि ये जो क्राफ्ट्समैन है, दे आर माई टीम, मैं उनके लिए भी लड़ने के लिए खड़ी हो जाती हूँ कि इनके इतने ही पैसे इनको मिलेंगे, इससे ज़्यादा कम पैसे मैं इनको नहीं दूँगी। तो बहुत सारी चीज़ों पे होता है कि आपका क्लैश हो जाता है, बट आई एम वेरी ऑनेस्ट विद देम, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई ब्रांड। तो मैं ये कहूँगी कि इट इज़ अ होल विजन कि विद टाइम मैंने अपने आप को बदला नहीं है, मैं वहीं पर खड़ी हुई हूँ, बट मैं उसी को वहाँ से, बेशक स्लो ग्रोथ है, बट आई एम ट्राइंग टू ग्रो इट, आई एम स्टैंडिंग देयर, और एंड द पीपल हु वर्क विद मी, दे आर सो हैप्पी, क्योंकि वो उनको भी काम मिल रहा है। और मेरे पास ज़्यादातर वैसे इंटरनेशनल क्लाइंट होता है। ओके ओके। ज़्यादा इंटरनेशनल तो क्लाइंट किस कंट्री से? यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, और यूएई में भी है, दुबई में भी। दुबई में तो मैं एग्जीबिशंस भी कर चुकी हूँ जी। दुबई में मैं 2-3 एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ, और वहाँ पे भी मेरी एक क्लाइंटेल है, क्योंकि दुबई मेरा बहुत जाना आना रहता है। आई एम अ ट्रैवलर एज वेल, तो मैं बहुत घूमती रहती हूँ इधर उधर। जब फिर थोड़े से पैसे जमा हो जाते हैं तो मैं कहीं ना कहीं निकल जाती हूँ घूमने के। आई डोंट बिलीव कि आपको पैसे जमा करके रखने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, जमा कि करके आप नहीं कमा रखने रहे हैं ना, तो आप इंजॉय करें, यू नेवर नो कि कल आनी है कि नहीं आनी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे करना चाहिए। तो हाउ डू यू यू नो डील विद ऑल द स्टफ? यू आर मैरिड, और उसके बाद बच्चे भी हैं मेरे। आपके बच्चे भी हैं, और उसके बाद आपका ये बिजनेस भी है, तो फैमिली टाइम और ये सारा कुछ, इसको कैसे मैनेज करती हैं आप? टूर्स भी करने होते हैं बाहर आपने, हाँ, वो भी कर लेती हूँ। अब वो एक होता है ना कि आपको अगेन वही चीज़, जब आप अपनी खुशी से कुछ कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मेरे पास पूरी ऑप्शन है कि मैं अपना बिजनेस जो है वो साइड पे रख दूँ, ना करूँ, मैं खाली घर चलाऊँ, मतलब एक ऑप्शन है ना,
क्योंकि मैं ये पैसे के लिए तो नहीं कर रही कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई हैव टू डू इट, ऐसा नहीं है। तो मैं इसलिए करती हूँ कि इट्स माई पैशन। बच्चों को मैं साइड पे नहीं छोड़ सकती, बच्चों को भी साथ साथ चलाना है, घर को भी चलाना है। तो अगर ऐसा होता कि हाँ, अगर मुझे लगता कि दिस इज़ समथिंग आई एम नॉट एन्जॉइंग, तो शायद मैं सोचती कि क्यों कर रही हूँ, क्यों इतनी एफर्ट इसके अंदर डाल रही हूँ, फिर मैं ना करती। बट अभी तो मुझे लगता है कि इट इज़ समथिंग लाइक इतना ज़रूरी है मेरे लिए जितना सांस लेना ज़रूरी है, उतना डिज़ाइनिंग करना ज़रूरी। आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको रात को कोई आइडिया आता है ना, तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ, आई जस्ट राइट इट डाउन, और मैं फिर नेक्स्ट डे मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को वो CEO नहीं कहती, क्योंकि वो एक बहुत ही कैजुअल टर्म, लाइक क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही आम सी टर्म है जो कि सब लोग यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके पीछे एक स्पेशल विजन है। ओके, तो इसलिए आई कॉल माई सेल्फ चीफ विजनरी ऑफिसर। दैट्स अ रियली गुड आंसर, और सारा एक्सप्लेन कर दिया आपने बात को। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, इनको जब हम मॉडर्न फैशन के साथ मिक्स कर देते हैं, तो क्या हम इनकी रूह नहीं मार देते? देखिए, इन्फ्यूजन जो होती है ना डिज़ाइंस की, वो भी आपको एक तरीके से करना चाहिए। आपको मॉडर्न फैशन के साथ भी चलना है, आपने खाली एक एज ग्रुप को टारगेट नहीं करना। आपने कुछ ऐसे बनाने हैं जो कि शायद 25 से लेके 20 से लेके जो है वो 30 के उसके अंदर आएगा, फिर 30 से लेके 40 के अंदर आएगा। तो यू हैव टू टारगेट ईच एज ग्रुप। तो आपने हर एज ग्रुप के हिसाब से अपनी कलेक्शन को प्लान करना है। तो अगर हम सिर्फ एक उसमें देखेंगे कि नहीं, मैंने तो ये क्राफ्ट बना लिया, तो बस मैं शलवार कमीज़ बनाऊंगी और मैं शलवार कमीज़ भी ऐसी बनाऊंगी कि वो देखें, वो फिर आप एक बहुत बड़ा चंक जो है ना, जो कि आपका कस्टमर है, वो हो सकता है वो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो बीइंग इनटू ब्रांड, बीइंग ब्रांड ओनर, आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि आपने हर क्लास को, हर एज ग्रुप को टारगेट करना है। अच्छा, अब दूसरे कि आपने क्राफ्ट को कैसे यूज़ करना है, तो देखें, इट डिपेंड्स कि आप उस कट को कितना वाइल्ड लेके जा सकते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि आपको एक सर्टन लेवल तक जाना चाहिए, उसके अंदर सेफ प्ले करना चाहिए, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, दिस इज़ वेयरेबल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पहनना पसंद करेंगे। मैं कभी भी इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ नहीं जाती कि मुझे लगे कि मैं फर्शी शलवार बना दूं। फर्शी शलवार इज़ नॉट बैड, बेसिकली इट्स अ सिंपल शलवार। उसको पता नहीं क्यों फर्शी शलवार का नाम ज़्यादा दे दिया है। तो वो इट इज यू नो वो खुली है नीचे से, उसके जो ये उसके पौंचे हैं वो खुले हैं नीचे से। हाँ, बट हमारी अम्मियाँ नहीं पहनती थी वो। नहीं, ये लड़के पहन रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने पहने देखिए, देखे हैं। अगर लड़के पहन रहे हैं तो उसमें लड़कियों का क्या कसूर है उसमें? नहीं मतलब वो सारा एक जो औरतों के पहनने की चीजें हैं, वो मैंने देखा था अक्सर, वो खुले खुले, वो क्या प्लाजो कहते हैं उनको मेरे ख्याल से, हाँ। वो अब उस तरह से वो बंदों ने पहने हैं, इस तरह से आ रहे और नीचे से ऐसे खुले हुए हैं। अच्छा, हमने ये पैंट्स का जो था ना, एक फैशन आया था बैक इन 90s, जो फ्लेयर्ड पैंट्स एग्जैक्टली। तो अब उसको हमारा ट्रेडिशनल एक अटायर है, शलवार कमीज, उसके अंदर मिक्स कर दिया है, छोटी छोटी कमीजें और वो शलवारें फर्शी। अच्छा, कितने लोगों ने पहना? मैंने तो तकरीबन बहुत सौ को पहने देखा है। बट आपने ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा ना, ज़्यादातर ऐसे ही लोग पहन रहे होते हैं, आइदर दे आर इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़। Exactly. आपने नॉर्मली ईद पे कितने लोगों को पहने? मैंने ईद पे ही मतलब इन्फ्लुएंसर्स को, हाँ जी बिल्कुल हैं, तो इस तरह से देखा है मैंने। तो देखिए, उन्होंने तो फैशन को फॉलो करना है, ठीक है। वो जब तक आपको दिखाएंगे नहीं कि हाँ, दिस इज समथिंग न्यू, गरीब बंदा फैशन फॉलो नहीं कर सकता। कर लें, कपड़ा तो उतना ही लगना है, कपड़ा तो 2.5 गज ही लगना है, आप उसको फ्लेयर बनवा लें, करें फैशन को फॉलो। आपकी इसी चीज से एक चीज मेरे जहन में आती है कि अगर कोई बड़ा ब्रांड देख लें आप, कुछ किसी तरह का भी उठाकर देख लें, वो 50-60 हज़ार के सूट होते हैं, 40 हज़ार, उससे भी महंगे हो जाते हैं। लेकिन वही अगर आप जाएं रीगा सेंटर या इचरे जाएं, वहाँ से कपड़ा ले आएँ और वो आपको इकोनॉमिकल पड़ जाता है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा समझाएंगी आप, या उतने का ही पड़ेगा? नहीं, वो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, देखें, एक नाम है उसका, ठीक है, बड़े ब्रांड का एक नाम है, वो नाम बेचते हैं, वो भी कपड़ा वहीं से उठा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, आई नो मेनी डिजाइनर्स के वो कपड़ा कहाँ से उठाते हैं। एंड
मतलब मुझे मालूम है कि वो कपड़ा कितने का उठा रहे हैं और वो आगे से कितने का बेच रहे हैं, क्योंकि उनका एक नाम बन चुका है ना, इट्स अ ब्रांड नेम। और कुछ लोग बड़ा इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करते हैं कि ब्रांड, हमने ब्रांड पहना हुआ है, हमने ये वाला ब्रांड पहना हुआ है और ये मैंने 60,000 का सूट लिया था। तो आई थिंक वो वही चीज़ आ जाती है कि आपने अगर शो ऑफ करना है तो आप अच्छा मेरे हिसाब से प्रोडक्ट लेके पहनते हैं। आई थिंक सो कि इसको मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगा कि अगर एक जगह से आपको चीज़ सस्ती मिल रही है उसी क्वालिटी की अच्छी आपकी पसंद की ही, और दूसरी जगह से आपको वो जितनी उसकी कीमत नहीं है उससे भी ऊपर मिल रही है, ठीक है, ओवर प्राइस्ड मिल रही है, और आप वो लेके कहीं मैंने इतने का लिया, तो दिस इज आई थिंक मुझे बताएं अरमानी क्यों लोग पहनते हैं? यू नो क्या वो समथिंग बहुत ही डिफरेंट बना रहे हैं कि वो तो बहुत बड़े ब्रांड्स है ना। आई एम जस्ट बट ऐसा वो क्या बना रहे हैं जो कि इतना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है कि वी हैव टू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑन दिस डिजाइन? they are not selling products, you know, and I think so they are not selling products, they are selling आपको मैं बताऊं luxury. एक्सपेंसिव कपड़े कौन से लोग पहनते हैं? एक्सपेंसिव कपड़े जो है ना वो ज़्यादातर मिडिल क्लास पहन रही होती है। मैंने देखा है जो रिच क्लास होती है ना बहुत ज़्यादा, और ये मैंने एक रिसर्च भी की थी, मैं उसकी बेसिस पे आपको बता रही हूँ, उनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि उन्होंने कितना महंगा सूट पहना हुआ है या उन्होंने कितनी महंगी चप्पल पहनी हुई है, या उन्होंने अनलेस के वो वाकई शो ऑफ करना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है। जो जितना ज़्यादा लाउड होता है ना उसके अंदर वैसे इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि वो आपको उसके पीछे कुछ छुपाना चाह रहे होते हैं। आपने हैरान कर दिया ये बात करके कि मिडिल क्लास ज्यादा महंगे कपड़े पहन रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव करना होता है। देखो आजकल जो हमारे पास ज़माना चल रहा है उसमें यही है कि, बल्कि मैंने एक पढ़ा था पूरा आर्टिकल जिसमें लिखा था कि ये जो ब्रांड्स हैं सारे, हर्मेस हो गए, अरमानी हो गया, ये बर्किन हो गया बैग जो होता है, कोच का हो गया, ये सारे ब्रांड्स जो है ना ये बेसिकली टारगेट ही मिडिल क्लास को करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग लेंगे, इनके पास थोड़े से भी पैसे जमा होंगे, दे वुड बाय दिस प्रोडक्ट और वो फिर बताएंगे लोगों को आई हैव दिस प्रोडक्ट। द गोल इज टू लुक रिच नॉट बी रिच। हाँ ठीक है, तो ये पूरी एक रिसर्च है इसके पीछे, वरना कहाँ से बन के आ रही हैं ये चीज़ें, डू यू नो दैट? चाइना। हाँ चाइना से बन के आ रही हैं सारी चीज़ें, और इतनी वो सस्ती बनती हैं, क्योंकि वो अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, चाइनीज़ ही उसकी थी, वो बता रहे थे कि ये सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है और इनकी कॉस्ट इतनी आती है। हाँ जी, मतलब वो सारा एक उसके ऊपर वो बना हुआ था कि इसकी ये कॉस्ट आती है, फिर वो आगे जाके बिकता कितने में। और यही एग्जाम्पल है कपड़ों की भी, कि वो कॉस्ट इतनी कम आती है बट आगे जाके आपका नाम बिक रहा होता है, बिल्कुल। और पहन वो लोग रहे होते हैं जिन्होंने आगे जाके लोगों को बताना होता है कि आई एम वेयरिंग अ ब्रांड। तो जब आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया स्टूडियो तहसीन, कितने पैसे लगाए थे? अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, बहुत कहना चाहिए कि मैंने लीप ऑफ फेथ लेके मैंने कोविड के टाइम पे अपना ब्रांड स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मैंने रिज़ाइन कर दिया था। कोविड में? जी कोविड में, जब आई थिंक 2021 का एंड चल रहा था या मिड था, जब मैंने अपना उसके जब हम लोग सारे तकरीबन पोस्ट कोविड। हाँ समझ लें बिल्कुल, वो उस वक्त भी थोड़ा हमारा चल ही रहा था, लाइक क्वारंटीन भी चल रहा था और वो स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा था बेसिकली। तो आपको घर में बड़ा टाइम मिला, तो मुझे तो बड़ा टाइम मिला ये सोचने के लिए, क्योंकि पहले मैंने सोचा हुआ था कि अपना स्टार्ट करना है, तो मुझे बड़ा लोगों ने मना किया कि नहीं रिज़ाइन नहीं करो अभी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूँगी, मगर बट बीच में ये कोविड आ गया, तो मेरी फैमिली ने भी कहा कि नहीं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट आई न्यू कि मुझे अब करना है, अगर अभी नहीं किया ना तो फिर नहीं हो सकता। तो मैंने सिर्फ 10 जोड़े जो है ना मैंने ख़रीदे थे और बनवाए थे बेसिकली, डिज़ाइन करवा के, और मैंने उनसे लिए थे। और जो ये मैंने सोचा था कि प्लान बी क्या होगा अगर ये सेल नहीं होते। अनस्टिच जोड़े थे जो मैंने बनवाए थे, और मैंने ये सोचा था सेल नहीं होंगे तो मैं इनको स्टिच करके बेच दूँगी, स्टिच होके तो बिक ही जाएगा। तो सिर्फ 10 जोड़ों के साथ इंस्टाग्राम पेज बनाया था, और आई थिंक विद इन 2 वीक्स वो 10 के 10 जोड़े निकल गए थे। और ये था कोई वही कोविड का टाइम था जिसमें सब बैठे हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते थे। तो अगर लोग कहते ना कि नहीं दैट वाज द रॉन्ग टाइम, तो मैं कहती हूँ दैट वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट माय ब्रांड,
क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास इतना टाइम था कि वो बैठे ही सोशल मीडिया के एग्जैक्टली ऊपर और होते तो थे। कुछ करना नहीं है, बाहर आना और जाना कुछ है करना नहीं। नहीं होता था, बाहर निकल के आप शॉपिंग नहीं कर सकते थे। तो अगर मैं देखूं कि मेरे लिए तो वो हम कहते हैं ना कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता बेशक है, है, सही है, क्योंकि उसके प्लान कुछ और होते हैं, हमारे प्लान्स कुछ और बिल्कुल। होते हैं। तो वो टाइम जो सबको लगता है कि शायद बड़ा गलत टाइम था बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, दैट वाज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी। रिस्क लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है, हर इंसान को लेना चाहिए। ज़रूर, बट कैलकुलेटेड रिस्क। आपने बहुत साल जो है वो जॉब्स करने के बाद अपना अपना ब्रांड लॉन्च किया, और हम अभी देखते हैं कि लोग 5 महीने 6 महीने कहीं काम करते हैं और कहते हैं मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस आ गया अब, सो आई कैन गो एंड स्टार्ट माई ओन ब्रांड किसी भी फील्ड के अंदर। तो क्या ये करना है, क्योंकि उनको यही लगता है बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, एक दफ़ा रिस्क लो और उसके बाद अगर लग जाए तो लग जाए, नहीं तो फिर। मैं कहती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग, आपको किसी भी टाइम पे लगता है ना कि यू आर रेडी फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट, इवन इफ यू आर नॉट, इवन इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। या दैट मच एक्सपीरियंस। फिर एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए, मतलब अब वही चीज़ है कि मुझे लगता है मैंने शायद बहुत लेट स्टार्ट किया, मैं और भी पहले कर सकती थी, इससे पहले भी कर सकती कितना थी। पहले? लाइक शायद आफ्टर 10 ईयर्स में कर सकती थी। मैंने 14 साल लिए, यस, उस पर मैंने काम करती रही, तो मैं 10 साल के बाद भी कर सकती थी। बट एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने भी आगे काम करना है उसके, अनलेस यू आर फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड के आपने जद्दी पुश्ती आपका बिजनेस बैकग्राउंड चला रहा है, तो आप उससे सीख लेते हैं अपनी फैमिली से, ठीक है। अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है तो यू शुड वर्क विद अदर ब्रांड्स, यू शुड लर्न कि वो किस तरह से काम करती हैं। आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। अगर आपको प्रोसेस का नहीं पता, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है। so have you ever been harsh with any one of your employees or? बहुत ज़्यादा होना भी पड़ता है आपको। आप हमेशा कोई इतने अच्छे उससे नहीं चल सकते। आपके लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपके क्लैशेस भी होते हैं, और ये सबके साथ होते हैं, आपके साथ भी होता होगा, ये होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। देखें, हार्श का मतलब ये नहीं है कि मैंने बदतमीज़ी कर दी या मेरी लड़ाई, मतलब हमने किसी पर्सनल बेसिस पे हमारी लड़ाई होगी। प्रोफेशनली बहुत सारे आपके सामने वो आते हैं, सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। लाइक यू हैव टू बी वेरी रिजिड, यू हैव टू बी, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो भी उतना ही पॉजिटिव है जितना आप सोच रहे हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में। आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते। आपको गुस्सा भी आता है, आप थक भी जाते हैं, आप डिप्रेस भी हो जाते हैं, आप स्ट्रेस आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि टाइमलाइंस जब मीट करनी होती हैं तो उस वक्त आप हर एक के साथ अच्छे अच्छे तरीके से बात करके नहीं काम करवा सकते। तो आपको उस वक्त थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ वर्क। तो जब आप जॉब करती थी तो इस तरह का कोई इंसिडेंट? अच्छा, मैं कभी ऐसा सच नहीं हुआ कि मेरी बहुत ही किसी के साथ लड़ाई हो जाए। हाँ, मेरी जो टीम होती थी उनके साथ ना मेरा ऐसा ताल्लुक़ होता था कि मैं बॉस, उसके ऊपर मैंने कभी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना कि बॉस है तो बॉस को बैठे रहना चाहिए और बस हुक्म चलाना चाहिए कि दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू। मुझे इस बात पे कभी भी बिलीव नहीं रहा। मैं हमेशा उनके साथ ही काम कर रही होती थी, हम साथ लगे हुए होते थे, सारे टीम वर्क होता था हमारा। और जहाँ मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ वो करती थी, लाइक हम पार्टीज़ भी करते थे जब हमारी कोई स्मॉल विंस को हम सेलिब्रेट करते थे, और जब कुछ गलत होता था तो डांट भी पड़ती थी। तो मैं, मतलब ये तो होता है। फिर आपने काम सिखाना है तो आपको, और सुनते भी थे। वही एक रिलेशनशिप होती है ना आपकी, आप उस रिलेशनशिप को लड़ मर के भी चला सकते हैं और आप उसको अच्छे तरीके से भी चला सकते हैं। एक बिटर एंड स्वीट रिलेशनशिप होती है बॉस की और उसके टीम की, कि जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, आपको होना पड़ता है। जब आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा है और अच्छा जा रहा है, तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए मिलके। So how do you cope up with the fluctuating economic conditions? अब ये बड़ा मुश्किल है वैसे ना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे होती है, क्योंकि मैं हैंडमेड प्रोडक्ट बनाती हूँ, उसमें आपके लिए प्राइस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, हर चीज़ की इन्फ्लेशन ऊपर जाती है। जो फैब्रिक मैं यूज़ करती हूँ, इट इज़ अ वेरी प्रीमियम फैब्रिक, उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। फिर जो हर्बल डाइज हम यूज़ करते हैं, उनकी प्राइस ऊपर चली जाती है। अब वो जो बेचारे लेबरर्स उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारे भी पैसे बढ़ाएं।
तो क्योंकि आपकी उनको भी तो मसले होते हैं। प्राइसिंग क्या है प्रोडक्ट्स की? सस्ती से अच्छा, जो सस्ती सबसे प्रोडक्ट आपकी कितनी टू की और पीस महंगी से सूट महंगी? अनस्टिच जो है वो 9,850 से सॉरी? स्टार्ट होता है। टू पीस अनस्टिच सूट 9,850 से स्टार्ट होता है। ओके। ठीक है, क्योंकि अगेन सस्ते कपड़े पे भी वो चीज़ बन सकती है, मगर वो कुछ अरसे के बाद फट जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है, आपने अजरक का नाम सुना जी होगा। बिल्कुल। अजरक बेसिकली मेरा जो मेन प्रोडक्ट है, सिग्नेचर प्रोडक्ट है, इट इज़ अजरक। तो अजरक में ये है कि आप उसके अंदर अगर सस्ता कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कोई 21 स्टेप्स हैं ऑफ डाइंग एंड ब्लॉक प्रिंटिंग, और ये सब कुछ हाथ से हो रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर हर्बल डाइंग होती है। तो अगर आप एक कपड़े को 21 मरतबा धोएंगे, फिर उसको गीला करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे, तो वो फट जाएगा। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? ब्लॉक प्रिंट होता है जो कि स्टैम्प्स के थ्रू अच्छा, जो तो होता है, वो बाय हैंड करते बाय हैं? हैंड करते तो हैं। ये फेड नहीं हो जाती अगर धोएं 3-4 दफ़ा 5 यही तो दफ़ा? मैं आपको बता रही हूँ कि क्वालिटी मैटर्स यहाँ कपड़े पे, की या डाई की? कपड़े की भी और डाई की भी। आपका कपड़ा अच्छा होगा तो आपका डाई भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग मिलावट कर देते हैं हर्बल डाइज के तो अंदर। ये आप डाइज जो हैं ये खुद बनाते हैं या इंपोर्ट करते हैं? ये लोग खुद बनाते हैं जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि मैं अच्छा। जिन लोगों के साथ काम करती हूँ वो बहुत जद्दी पुश्ती अजरक बनाने वाले हैं। वो पूरी एक फैमिली है जो कि इसके ऊपर काम करती है, और वो बल्कि 2 जनरेशन्स तो मैं देख चुकी हूँ। मतलब जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था उनका अब इंतकाल हो चुका है, ओह, अब उनके बच्चे कर रहे हैं काम। ठीक है। तो इस तरह से तो उनको पता होता है कि हमने कौन सा डाई लेना है, क्योंकि डाई अगेन इट्स नॉट माय एक्सपर्टीज़ यहाँ पर, बट मैंने उनको ये कहा है, और वो खुद भी बड़ा अपने उसके साथ ना ऑनेस्ट है कि हमने हर्बल डाइज ही यूज़ करना है, तो वो यूज़ करते हैं। और फैब्रिक क्योंकि उसमें मेरी वो होती है, इनपुट होती है। मुझे सैम्पल्स जब मैंने स्टार्ट करना था तो मैंने सैम्पल्स मंगाए थे, मैंने फैब्रिक के अंदर थोड़ी सी अपनी वो करवाई थी कि मुझे इस तरह का कपड़ा चाहिए। देन वी सोर्स्ड दैट फैब्रिक। अब वो फैब्रिक हम यूज़ करते हैं, और वो इतना अच्छा कपड़ा है कि वो आप पहने जाए ना, वो फेड होता है, उसका कलर फास्ट होता है और फटता नहीं है। अदरवाइज़ आप इतने ज़्यादा प्रोसेसेस के साथ एक कपड़े को गुजारते हैं, उसके बाद वो ना फटे तो ये हो ही नहीं सकता ना। लाइक 1-2 दफ़ा पहनने के बाद फिर फट जाता है। सस्ता अजरक भी बेच रहे हैं लोग, बट उनके साथ यही होता है। When I was you know stalking your Instagram page, I was going through it, तो मैंने देखा कि आपने भी मॉडलिंग की हुई है मैं अपने तो ब्रांड अपने एम्बेसडर हूँ। ब्रांड की। दैट इज आई अ एम अ गुड ब्रांड थिंग, दैट एम्बेसडर। इज रियली अ गुड थिंग। तो क्या पहले कभी आपने की है मॉडलिंग वगैरह नेवर। अपने अपने ही ब्रांड अपना ही को? स्टार्ट किया। तो ये भी अटायर आपका अपने ब्रांड का जी, है? मैंने अपना ही पहना है। अब तो मैं, मेरी कोशिश होती है मैं अपना ही पहनूँ, जहाँ भी जाती हूँ मैं अपना ही पहनती हूँ। नो, दिस इज अ फ्लेक्स। क्योंकि देखें, आप तो चलता फिरता एक ब्रांड है ना, अपनी एक ब्रांड एम्बेसडर आप खुद हैं। आप मतलब इट्स अ पर्सनल ब्रांडिंग। मैंने एक बड़े मज़े की रील देखी थी, एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, मैं बड़ा पसंद भी करता हूँ उनको। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि पंजाबी में वो कहते हैं कि औरत इस दुनिया ते की लेना ये सूट। ते ईद आ रही है सूट लै दिओ, शादी आ रही है सूट लै दिओ, गर्मियाँ आ रही ने सूट लै दिओ, सर्दियाँ आ रही ने सूट लै दिओ। तो आपने तो अब अपने सूट खुद ही बना लिए, आपके जो हस्बैंड है वो तो इस टेंशन से अब आज़ाद हो गए होंगे। नहीं, उनको तो वो पहले भी ये टेंशन नहीं होती थी वैसे। क्योंकि मैं, देखें, मैं बेसिकली ज़्यादातर ना मैं वेस्टर्न वेयर पहनती हूँ, बट जब से मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है ना, आई प्रेफर टू वेयर माई ओन डिज़ाइंस। और क्योंकि वो उसके साथ जाते ही ईस्टर्न लुक है और वो सारी कुछ, तो ऑब्वियसली आपको वो करनी पड़ती है। और अपना मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा, देखें, हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है कि मॉडल जो है वो बहुत लंबी होनी चाहिए, 5'7" होनी चाहिए। अच्छा। ये होती है, मतलब मॉडल की एक जी रिक्वायरमेंट जी, होती ये है कभी हम कि लोगों उसके ने ऊपर कपड़े अच्छे लगें। किया है। और उसको, उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, वो 0 साइज़ होनी चाहिए, पतली। कितने लोग होते हैं ऐसे? बहुत कम होते हैं। तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे लोग रिलेट तो कर सके ना। मेरी हाइट कम है, मैं इतनी ज़्यादा, मैं आई एम नॉट अ 0 साइज़ पर्सन, एवरेज है। तो मुझे ये होता है कि देखें, आप ज़्यादातर जो हमारे पास ख़वातीन होती हैं उनकी इतनी ज़्यादा हाइट तो नहीं होती, 5'2", 5'3" इस तरह की हाइट होगी। तो वो जब वो चीज़ देखती है ना तो दे कैन रिलेट टू इट। वो कहती है, अच्छा, अगर इसके ऊपर ये चीज़ अच्छी लग रही है तो ये मेरे ऊपर भी अच्छी लगेगी। तो मुझे लगता है कि आपको एक तो इसमें देखें पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही है, दूसरी है कि आप एक आम इंसान है, और मैं ये चीज़ को समझती हूँ कि ज़्यादातर कपड़े तो आम इंसान ही पहनता है, मॉडल्स कितने पहनती हैं। तो आपको उसी चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहिए ज़्यादा,
ऐसा नहीं है कि मैंने मॉडल्स को यूज़ नहीं किया, मैंने बहुत मॉडल्स को यूज़ किया, मैंने बड़े अच्छे अच्छे शूट्स भी करवाए हुए हैं, बट अब मैंने अब खुद भी वो पहन के वो करना शुरू किया, और मैंने देखा है कि जब मैंने पहनना शुरू किया तो उस पर ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग। यही मैं आगे आपकी बात के अंदर ऐड करने लगा था कि जो अब हर कोई तो नहीं ना इस तरह अपने आप को इस तरह करके रखता। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो मॉडल्स आपके मैंने पेज पे देखा था, एक इंडियन मॉडल के साथ आपने काम किया था, तो दुबई हाउ में। वाज द एक्सपीरियंस? दुबई में कि लंदन में? दुबई में। ओके। दुबई में किया था। दुबई में जब एग्जीबिशन की थी तो उससे पहले फिर हमने उसके साथ अंजलि है शायद उसका नाम, Yes. उसके साथ इतनी अच्छी, मैं कहूँगी पाकिस्तानी मॉडल्स इतनी अच्छी नहीं होती। चार्ज क्या किया था उसने? बेसिकली शी डिडंट चार्ज, क्योंकि उसको जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने एग्जीबिशन की थी उनके थ्रू हुआ था शूट हमारा। तो अभी भी तो कांटेक्ट में है मतलब आपके साथ? उसने, अंजलि अभी भी है, लाइक उससे होती रहती है वो, बल्कि मैं लास्ट टाइम जब दुबई गई थी तो शी वांटेड टू हैव अ ड्रेस फ्रॉम मी, बट उस टाइम पे मैं इतने कपड़े शपड़े, मैं सिर्फ घूमने गई हुई थी, मैं कपड़े नहीं इस तरह के नहीं लेके गई हुई थी साथ। तो उसको मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। बट ये कि अभी जिन पाकिस्तानी भी मॉडल्स के साथ मैंने काम किया, आई एम इन वेरी गुड टर्म्स विद देम, बड़ा मज़ा आया मुझे सबके साथ काम करके। बट ये कि वो आपका एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। Exactly. वो जो मैंने उसका देखा एटीट्यूड, वो मैंने पाकिस्तानी मॉडल्स का नहीं देखा। वो बहुत बहुत हम्बल थी, बहुत अच्छी थी। और चार्ट जो किया था उन्होंने किया था, जिनके साथ मैंने एग्जीबिशन की थी, इट्स अ वेरी ह्यूज नेम इन दुबई, मॉडेस्टा के नाम से हैं। Okay. और उन्होंने चार्ज किया था सारा, जो मतलब मुझे भी उन्होंने ही चार्ज किया था। मुझे ये नहीं पता कि स्पेसिफिकली मॉडल ने उसमें से कितना लिया, मतलब उसका कितना शेयर था। Thank you so much for your time. It was a very interesting conversation with you. और बहुत अच्छा लगा, और आपका जो ब्रांड है, हमारी दुआ है कि वो और ज़्यादा सक्सेसफुल बने, क्योंकि पाकिस्तान का ही नाम बनेगा उससे भी। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक हम अपने हर गेस्ट को कहते हैं एक छोटी सी एडवाइस जेंजी के लिए, यहाँ पर कैमरे में देख के। अच्छा, आई वुड लाइक टू से कि देखो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, टेक एक्शन। बहुत ज़रूरी है। हम बड़े सारे हमारे ख्वाब मर जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम एक्शन नहीं लेते उसके ऊपर। तो जब भी आप कुछ करना चाहते हो, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, कूद जाओ उसके अंदर। आगे क्या होगा छोड़ दो अल्लाह ताला के ऊपर, बट यू शुड स्टार्ट इट। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें शुरू में लग रहा होता है कि इट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी हार्ड, जब आप वो एक्शन लेते हो ना, यू कैन टर्न इट इनटू फन एंड एक्साइटिंग। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। अगर आपने पूरी देखी है तो, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।